हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000 साल पहले एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक स्प्रेड हुआ था, तो क्या आप बिलीव करेंगे? यस, आपको करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए, आज हम उस एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। जहाँ की पावरफुल एम्परर्स, ह्यूज आर्मी, मैग्निफाइंग सिटीज और वेरी इनक्रेडिबल रोड्स एक वास्ट एम्पायर को कनेक्ट करती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का फैंटास्टिक चैप्टर, दैट इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर में हम एम्पायर कैसा था, उसके कौन कौन से सोर्सेस थे, कैसे हमें एम्पायर के बारे में पता चला, हम सारी बातें रीड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर क्लास 11 चैप्टर हिस्ट्री, दैट इज रोमन एम्पायर। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर। देखिए, हम पढ़ते ही ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, उन्हीं से मैंने ये पीपीटी बनाई हुई है और इसी पीपीटी से मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। आप अच्छा होगा इसी पीपीटी को रीड करते हुए, सुनते हुए अपने चैप्टर्स और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है या कौन से ऐसे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं जिससे हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है। रोमन एम्पायर कैसे वर्ड आ गया? तो बेटा, एक एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, डेट वाज रोमन एम्पायर। ठीक है, तो मतलब सोर्सेज क्या है, आज हम रोमन एम्पायर के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ा कहाँ से, कैसे हमें 2000 पुरानी साल की चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है टेक्सचुअल सोर्सेज। टेक्सचुअल मतलब जो आपके लिखे गए टेक्स्ट हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब है ऐसे टेक्स्ट जो ईयरली ईयर लिखे जाते हैं। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप ईयर बाय ईयर लिखते हो। एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। आप स्टूडेंट्स हो, 9th क्लास में थे तो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनी और स्कूल ने संभाल के रखी। 10th में बनी तो भी आपके पास रिपोर्ट कार्ड है, स्कूल के पास भी उसके एविडेंस होंगे। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो ईयर बाय ईयर हर बार रिटर्न में लिखे जा रहे हैं, उसे एनल्स कहते हैं। वो सब टेक्स्ट का काम करते हैं। मतलब ये टेक्सचुअल सोर्सेज हैं जो हमें मिले और हमें रोमन एम्पायर के बारे में जानने के लिए मिला। बहुत सारे लेटर्स, स्पीचेस, सरमन, सरमन्स मतलब भाषण, लॉज, ऐसे ये सब चीज़ें जो हमें लिखी हुई मिली हैं, ये सब क्या है? टेक्सचुअल सोर्सेज। तो सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर की फर्स्ट हेडिंग क्या हो गई? टेक्सचुअल सोर्सेज। सेकंड हेडिंग क्या है मैडम? बेटा, सेकंड हेडिंग है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होता है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में हमारे बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है इंस्क्रिप्शंस और एक आता है पेपरी। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में जो इंस्क्रिप्शन आ रहा है, इंस्क्रिप्शंस होता है आपकी इनग्रेव्ड ऑन दी हार्ड सरफेसेस। मतलब किसी भी स्टोन पे, किसी भी पिलर पे, किसी भी ऐसी जगह पर आपने इनग्रेव करके लिखा। इनग्रेव मतलब गाड़ गाड़ के लिखा, हथौड़ी छेनी से लिखा, और वो इतने हज़ार साल पहले लिखा गया था और आज भी वो हमारे पास एज अ एविडेंस मौजूद हैं। क्योंकि बेटा, उस ज़माने में पेन पेंसिल पेपर नहीं होते थे जो आज आप यूज़ कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम पीरियड में जो राजा थे वो अपने लिए इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। मतलब मान लो, अगर उनका राजा का कोर्ट है या दरबार है, तो उसी दरबार में वो पिलर्स पे इंफॉर्मेशन लिखवा देंगे। वही इंफॉर्मेशन आज हमारे काम आती है एज अ इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन हमारा डॉक्यूमेंट सोर्स है जो हमें हेल्प करता है रोमन एम्पायर के बारे में जानने में। ठीक है मैडम, ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पेपरी। अब ये पेपरी क्या है फिर? पेपरी आपकी लीव्स है। यस स्टूडेंट, सही सुना, लीव्स। वही पत्ते जो आपके ट्रीज पे लगते हैं। इजिप्ट में नाइल रिवर के पास पेपरस एक ट्री था। मतलब बहुत सारे ट्री होंगे ऑफ कोर्स। पेपरस जो ट्री है उसकी लीव को बोलते हैं पेपरी। उस पेपरी पे लोग लिखते थे और वो पेपरी लीव आज भी कई जगहों पे सरवाइव कर रही है। इट मीन्स वो आज हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्प कर रहा है टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। तो देखिए, टेक्सचुअल सोर्सेज में मैंने आपको क्या बताया? एनल्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में मैंने आपको बताया इंस्क्रिप्शंस और पेपरस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? इनग्रेव्ड ऑन दी हार्ड सरफेस। पेपरी क्या होते हैं?
पेपरी आपके होते हैं वो वाले पेपरस, मतलब वो वाले पत्ते, लीव्स, जिस पे हमारे स्टूडेंट्स, मतलब अब तो आप हो जैसे, जिस पे हमारे उस टाइम पीरियड में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लैंड परचेज करना, सोल्ड आउट करना, वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था, तो इट मीन्स पेपरी। थर्ड आता है मटेरियल रिमेन्स। अब मटेरियल रिमेन्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, डेट इज मटेरियल, उस टाइम पीरियड की जो भी मटेरियल सर्वाइव कर गई। एग्जाम्पल के लिए क्या सर्वाइव किया होगा? सर्वाइव की हैं बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पॉटरी, एंटायर बिल्डिंग, रोमन एम्पायर का पूरा पैलेस। इट मीन्स जो भी चीज़ उनके जाने के बाद कोई भी मटेरियल जो सर्वाइव किया, दैट इज नोन एज मटेरियल रिमेन्स। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर। फर्स्ट सोर्स है टेक्सचुअल सोर्स, सेकंड है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, और थर्ड है मटेरियल रिमेन्स। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर क्या था। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिकल प्रोफाइल। ज्योग्राफिकल प्रोफाइल क्या होती है, अब इसे देखिए। ज्योग्राफिकल प्रोफाइल का मतलब है जहाँ पर बेटा रोमन एम्पायर था, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, समझ रहे हो, मतलब आसपास का माहौल क्या है, मतलब माहौल इन द सेंस कि आसपास की सीनरीज क्या है। तो देखिए, मैंने आपको ऐसे बहुत अच्छे से जूम कर दिया है ताकि प्रॉपर आपको वर्ड्स दिखे। रोमन्स और ईरानियंस, ये दो राइवल्स हैं। राइवल्स मतलब दुश्मन। उस समय यूरोप में बढ़ती पावर सिर्फ रोमन्स थे और ईरानियंस थे। तो इसका मतलब पूरी हिस्ट्री जो है वो रोमन और ईरानियंस के आसपास घूमेगी आपकी रोमन एम्पायर की। ये दोनों ही एम्पायर एक दूसरे से बिल्कुल छोटी सी नैरो स्ट्रीप की दूरी पे है, समझो। मतलब मानिए नदी के एक पार बेटा क्या है, रोमन एम्पायर, और नदी के दूसरे पार क्या है, ईरान एम्पायर। रोमन एम्पायर भी बहुत वास्ट है, ईरान एम्पायर भी। तो ये एक दूसरे के एरिया को एक्वायर करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं बस। मतलब यूफ्रेट्स नदी के एक साइड कौन है, रोमन्स, और यूफ्रेट्स नदी की दूसरी साइड कौन है, ईरानियंस। अब आप इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हो कि रोम जो है वो सबसे ज़्यादा किससे लड़ाई करेगा, ईरानियन से। अब इसमें एक एमसीक्यू है जो आपको पता होना चाहिए, रोमन एम्पायर का हर्ट कौन है, ठीक है। रोमन एम्पायर का हर्ट, हर्ट मतलब दिल। तो ये 1 मार्क का एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। रोमन एम्पायर का हर्ट है मेडिटेरियन सी। यस फ्रेंड, मेडिटेरियन सी रोमन एम्पायर का हर्ट कहलाता है। ये आपकी ज्योग्राफिकल प्रोफाइल का ही पार्ट है। इसके अलावा और क्या है? रोम जो है वो पूरा डोमिनेट करता है मेडिटेरियन सी पे। रोम पूरा आपका मेडिटेरियन सी के आसपास दोनों डायरेक्शन में रोमन एम्पायर फैला हुआ है। और रोमन एम्पायर के नॉर्थ में क्या है बेटा, राइन और डुनबे दो रिवर्स हैं, ध्यान रखना। रोमन एम्पायर के नॉर्थ में क्या है, राइन और डुनबे रिवर, और साउथ में क्या है, सहारा डेजर्ट। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ज्योग्राफिकल प्रोफाइल के 4 पॉइंट्स बना दिए मैंने आपके लिए। फर्स्ट, एक हो गया आपका कि ईरान और जो आपके रोमन्स हैं वो राइवल्स हैं, दुश्मन हैं और लड़ते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है मेडिटेरियन सी रोमन एम्पायर का हर्ट है। पूरा रोमन एम्पायर मेडिटेरियन सी के बोथ डायरेक्शंस में फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है मैडम? तीसरा पॉइंट है कि नॉर्थ में रोमन एम्पायर के 2 रिवर्स हैं, राइन और डुनबे। और लास्ट पॉइंट है बेटा, रोमन एम्पायर के साउथ में है हमारा सहारा डेजर्ट। तो अब हम पढ़ते हैं अर्ली एम्पायर और रोमन लैंग्वेज। देखिए, अब अर्ली एम्पायर का बेटा यहाँ पे क्या मतलब है। अर्ली एम्पायर का मतलब है, मैं आपको एक पेंसिल से ड्रॉ करके समझाती हूँ। जैसे हमारी एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 तक नंबर लाइन ड्रॉ की है। इस 7 तक नंबर लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ना, हमारा जो रोमन एम्पायर था बेसिकली, वो रोमन एम्पायर हमारी 7th सेंचुरी तक फैला हुआ था। ओके बेटा, तो मतलब रोमन एम्पायर 1st सेंचुरी से शुरू हुआ और 7th सेंचुरी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर अर्ली एम्पायर का मतलब ये है, जो स्टार्टिंग की 3 एम्पायर हैं, जो हमारा स्टार्टिंग का 3, आप मान के चलते हो सेंचुरीज हैं, पूरी सेंचुरी की बात हो रही है। जो स्टार्टिंग की 3 सेंचुरी है, दैट इज नोन एज अर्ली एम्पायर, ठीक है। देखिए, 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी को अर्ली एम्पायर कहा जाता है,
और 4th से 7th सेंचुरी को बेटा कहा जाता है लेट एम्पायर। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। 1st से 7th सेंचुरीज हैं ये, मतलब सोचिए 700 साल तक रोमन एम्पायर ने रूल किया। तो 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक तो क्या कहलाता है, अर्ली एम्पायर। और 4th से 7th सेंचुरी क्या कहलाता है, लेट एम्पायर। इतना समझ आ गया बेटा? हाँ जी मैडम आ गया। अब थोड़ी सी और डिटेल समझो। अब इसी सेंचुरीज को लेके मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी है ना बेटा, वो रोमन एम्पायर की सबसे पीसफुल, शांति भरी, खुशहाल भरी, सबसे अच्छी सेंचुरी थी। जो 3rd सेंचुरी थी उसमें बहुत क्राइसिस थे, बहुत क्राइसिस, बहुत रोना धोना, लड़ाई झगड़े, ये सब बातें। और फिर 4th सेंचुरी से दोबारा से रोमन एम्पायर ने ग्रो करना स्टार्ट किया। और 7th सेंचुरी तक आते आते रोमन एम्पायर पूरे तरीके से कोलैप्स ही हो गया, मतलब हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री से ही रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको टाइम पीरियड समझ आ गया होगा पूरा। 1st सेंचुरी से रोमन एम्पायर स्टार्ट है, 7th सेंचुरी तक है। 1st to 3rd सेंचुरी हमारी अर्ली एम्पायर कहलाती है, 4th to 7th सेंचुरी हमारी लेट एम्पायर कहलाती है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। अब मैंने लिखा है रोमन लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन में बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पोकन की जाती थी। ठीक है, वो आप कल्चर में भी देखोगे, आगे एक टॉपिक आएगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। बट जो मैंने देखिए डार्क करा है आपके लिए, लेटिन और ग्रीक, दीज आर दी वाइडली यूज्ड ओनली लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो कल को अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि रोमन लैंग्वेज कौन सी दो लैंग्वेज हो सकती हैं, या कौन सी दो लैंग्वेज हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए रोमन में यूज़ किया जाता है, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे क्या? ज़रूर करके आएंगे। हमारे जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर इस बात का आंसर करेंगे कि लेटिन और ग्रीक were the two languages which were used in the administration purpose for the Roman Empire. Got it बेटा? आगे चलते हैं। मेन प्लेयर्स कौन है रोमन एम्पायर में, मतलब जो हमारा मेन एम्पायर है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है रोमन एम्पायर की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि वहाँ पर सीट पर कौन बैठा हुआ था पॉलिटिक्स में, तो बेटा 3 लोग बैठे हैं देखो पॉलिटिक्स करने के लिए। कौन बैठे हैं मैडम? एक बैठा है एम्परर, एक बैठा है सेनेट, और एक बैठा है आर्मी। तीनों को अच्छे से समझाएंगे हम, ताकि अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी आए तो आप इसे लिख पाएँ। पहला कौन है? एम्परर। एम्परर मतलब वो पर्सन जो राजा है, जो पर्सन सीट पे बैठा है। तो जैसे ही रोमन एम्पायर शुरू हुआ, मतलब 1st सेंचुरी शुरू हुई, तो सीट पे बैठे हमारे अगस्टस। और आपको पता है अगस्टस को एक और नाम से जानते हैं, और वो है प्रिंसिपेट। ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। Augustus was also known as Principate. He was the first ruler of Roman Empire. He ruled with a very peace and very generous ruler. आप ये कह ही नहीं सकते थे ये रूलर है, ये तो एक लीडिंग सिटीजन समझ सकते हो आप इसे, जो बहुत अच्छे से रूल करता है, लोगों से प्यार से बात करता है। रोमन एम्पायर को अच्छे से इसने फ्लरिश किया, बहुत दूर दूर तक एक्सपेंड किया। इसका मतलब रोमन एम्पायर जिस राजा के टाइम में सबसे खुशहाल था, वो कौन था? अगस्तस। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग क्या हो गई? एम्परर। एम्परर में आप किसके बारे में लिखेंगे? अगस्तस के बारे में। सेकेंड हेडिंग में आप लिखोगे सेनेट। अब सेनेट कौन होते हैं बेटा? तो सेनेट होते हैं हमारे लार्ज वेल्थियस्ट फैमिलीज के लोग, मतलब जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, मतलब इटली और रोम में, इन शॉर्ट वो फैमिलीज़, या वो फैमिलीज़ के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, जिनके पास वेल्थीस्ट था, सबसे ज़्यादा वेल्थी थी। कैन यू बिलीव? सेनेट से हर एक राजे को अच्छे से बोलना होता था। जो राजा सेनेटोरियल से अच्छे से बोलता था, इसका मतलब वो बहुत सही राजा है। और जो ब्रूटल तरीके से बोलेगा, इट मीन्स कि वो अच्छे से रूलिंग नहीं कर रहा। तो सेनेटोरियल ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट रखता था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर में। तो सेकंड सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? सेनेटोरियल। अब बात करते हैं थर्ड किसकी? आर्मी की। आर्मी रोमन एम्पायर की सबसे वास्ट थी। वो तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए, जब रोमन एम्पायर इतना वास्ट है तो उसको मेंटेन करने के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ती ही होगी। इसलिए रोमन एम्पायर में जो राजा था उसने एक रूल बनाया था, कोई भी मेल, समझो, कोई भी आदमी, कोई भी मेल 25 ईयर्स अपनी लाइफ के सिर्फ किसको देगा? आर्मी को देगा। मतलब आप सोचिए कि जो भी मेल होगा तो उसको अपनी लाइफ के 25 ईयर्स आर्मी को देने ही देने हैं। इसलिए माना जाता है कि रोमन एम्पायर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। इवन एक डाटा तो ये बताता है 6 लाख
पीपल की रोमन आर्मी थी 4th सेंचुरी में। तो आप इमेजिन करिए कि जो राजा है उसने कितना पैसा खर्च किया है अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और इतने बड़े एम्पायर पे रूल करने के लिए। इवन ये तक भी देखा गया है हिस्ट्री में कि आर्मी में जितने भी हमारे सोल्जर्स थे वो अच्छी वेजेस के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी स्ट्राइक करते रहते थे। तो 3 प्लेयर्स कौन हुए बेटा रोमन एम्पायर में? 3 प्लेयर्स हैं हमारे, देखिए, एम्परर, सेनेट और आर्मी। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्लास की हेडिंग पे जो है 3rd सेंचुरी क्राइसिस। तो याद होगा अभी आप थोड़ी भी मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने आपको समझाया था नंबर लाइन पे कि 1st और 2nd सेंचुरी हमारी बेटा कहलाती है पीस एज, जिसमें बहुत अच्छा है, सब शांति है, बहुत खुशहाल है। लेकिन 3rd सेंचुरी आते आते ही हमारे यहाँ पे क्राइसिस आ जाते हैं। क्राइसिस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारा रोमन एम्पायर जो है वो एक तरीके से डूब जाता है, समझिए सदमे में। कैसे मैडम? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली रोमन एम्पायर में एक जो उसका दुश्मन है, कौन था दुश्मन? ईरान। ईरान में एक सीट पे राजा बैठा जिसका नाम है सजेनियन डायनेस्टी। जब ईरान में सजेनियन डायनेस्टी का राजा सीट पे बैठे तो उन्होंने लगातार रोम पे अटैक किया। समझिए वो इतने पावरफुल हैं और वो लगातार रोम पे अटैक करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। कहा जाता है 15 साल में ही उन्होंने रोमन एम्पायर पे इतना अटैक किया कि जो रोमन एम्पायर था वो काफ़ी हद तक पीछे चला गया। पीछे होने का मतलब क्या है कि वो हारता ही चला गया। समझ रहे हैं आप? दूसरा रीज़न सुनिए। दूसरा रीज़न है रोमन एम्पायर में खुद में ही इंटरनल स्ट्रेन। इसका मतलब रोमन एम्पायर के लोग आपस में ही नीचे लड़ रहे हैं। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग एरिया के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो सोचिए उनमें खुद ही इतने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो देखिए एक पॉइंट आपका हो गया, फर्स्ट पॉइंट इंटरनल स्ट्रेन, आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ईरान के जो रूलर है उसने अटैक कर दिया सजेनियन डायनेस्टी से, इसलिए रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ। तीसरा पॉइंट सुनिए। तीसरा पॉइंट है जर्मन ट्राइब के लोगों ने भी अटैक कर दिया रोमन एम्पायर पे। अब जर्मन ने भी अटैक कर दिया, ईरान ने भी अटैक कर दिया, और भी छोटी मोटी जितनी भी ट्राइब्स थी उन्होंने रोमन एम्पायर पर अटैक करना शुरू कर दिया। कैन यू बिलीव रोमन एम्पायर की कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई कि रोमन एम्पायर को अपनी डुनबे रिवर, अभी पीछे आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन में समझाया था मैंने कि राइन और डुनबे रिवर तक एक्सपेंड था, अपनी ही डुनबे रिवर से पैर पीछे करने पड़ गए। मतलब उसका एम्पायर छोटा होता चला गया। फोर्थ पॉइंट सुनिए कि रोमन एम्पायर में कोई भी राजा सीट पे ऐसा बैठा ही नहीं बेटा जो पूरे रोमन एम्पायर को कंट्रोल कर सके, उसे समझा सके, उसे एक तरीके से पावर में ला सके। एक डाटा बताता है, देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि 25 एम्परर चेंज इन जस्ट 47 ईयर्स। मतलब सोचो एक राजा 2 साल भी सीट पे नहीं बैठा क्योंकि वो रोमन एम्पायर को संभाल ही नहीं पाया। कोई राजा रोमन एम्पायर में जो इंटरनल स्ट्रेन चल रहे थे, बाहर से जो अटैक हो रहे थे, उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाया। और 3rd सेंचुरी क्राइसिस में यही सबसे बड़ा रीज़न है कि रोमन एम्पायर पूरे तरीके से किसी की सिचुएशन पे आ गया। कैन यू बिलीव? हिस्टोरियंस तो ये तक कहते हैं कि 3rd सेंचुरी इतनी वर्स थी रोमन एम्पायर के लिए कि लोगों को लग रहा था शायद रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी में ही क्राइसिस के साथ ख़त्म हो जाएगा। खैर ऐसा हुआ नहीं। हम आगे अपनी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि 4th, 5th, 6th, 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए। आप मुझे मोटिवेट करते हैं तभी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।